साल 1857 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है। सोचिए, ये एक ऐसा तूफान था जिसने भारत में जमे जमाए ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को जड़ से हिलाकर रख दिया था। तो सवाल यही उठता है, क्या ये बस कुछ सैनिकों का गुस्सा था या फिर पूरे देश की आज़ादी की पहली आवाज़? इसी सवाल के आसपास ना आज तक बहस होती है। तो चलिए आज इसी ऐतिहासिक पहेली की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे ये तूफान पनप रहा था, फिर वो कौन सी चिंगारी थी जिससे आग भड़की, ये आग कहाँ-कहाँ फैली और अंग्रेजों ने इसका जवाब कैसे दिया, और आखिर में इसके बाद क्या बदला, और सबसे बड़ा सवाल कि इससे विद्रोह कहें या क्रांति। देखिए, 1857 का विद्रोह कोई अचानक हुई घटना बिल्कुल नहीं थी। ये तो समझिए कि लगभग 100 सालों से जो गुस्सा, जो अपमान और शोषण जमा हो रहा था ना, उसका नतीजा था। एक ऐसा बारूद जो बस एक धमाके का इंतजार कर रहा था। तो इसकी शुरुआत हुई थी बड़ी चालाकी से, राजनैतिक चालों से। जैसे वेलेस्ली की सहायक संधि। नाम से लगता है कि अंग्रेज मदद कर रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, पर असल में ये भारतीय राजाओं को पंगु बनाने का एक तरीका था। मतलब अपनी सेना खत्म करो, ब्रिटिश सेना रखो और उसका सारा खर्चा भी खुद ही उठाओ, अपनी ही जमीन पर बेबस। और फिर इसके बाद तो हद ही हो गई। आई डलहौजी की हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। यह तो अंग्रेजों की जमीन की भूख का सबसे खुला सबूत था। नियम सीधा था, अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे सीधे कंपनी का हो जाएगा, बात खत्म। और ये कोई खाली पीली धमकी नहीं थी, इसका असर जमीन पर दिखा। सतारा, झांसी, नागपुर और तो और अवध पर तो कुशासन का झूठा इल्जाम लगाकर उसे भी हड़प लिया। एक एक करके इतनी बड़ी बड़ी रियासतें ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ली गईं। जाहिर है, इससे राजाओं और नवाबों में असंतोष की आग भड़कनी ही थी। एक तरफ तो ये राजनीतिक कब्जा चल रहा था और दूसरी तरफ आर्थिक शोषण भी अपने चरम पर था। अंग्रेजों ने जमीन से लगान वसूलने के 3 अलग अलग सिस्टम बनाए: स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। अब नाम तो अलग अलग थे, पर मकसद सबका एक ही था, किसानों की जेब से ज्यादा पैसा निकालना। और इसी ने भारतीय खेती की कमर तोड़कर रख दी। बात सिर्फ जमीन और पैसे तक नहीं रुकी। अंग्रेज अब लोगों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में भी दखल देने लगे थे। सती प्रथा जैसे रीति रिवाजों में दखल अंदाजी, ईसाई मिशनरियों का प्रचार, इन सब चीजों से लोगों के मन में एक गहरा डर बैठ गया था। उन्हें लगने लगा था कि अंग्रेज उनकी संस्कृति और धर्म दोनों ही को खत्म करना चाहते हैं। और सेना में, जहां भारतीय सिपाही ही पूरी फौज की रीढ़ की हड्डी थे, वहां तो भेदभाव की इंतहा थी। वेतन कम, प्रमोशन का कोई चांस नहीं, और तो और उन्हें समुद्र पार उन जगहों पर लड़ने भेजा जाता था जहां जाना उनके धर्म के खिलाफ माना जाता था। ये रोज रोज अपमान का घूंट पीना अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। तो अब देखिए, जमीन पूरी तरह से तैयार थी। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सैन्य, हर तरफ से बारूद बिछा हुआ था। बस एक चिंगारी की देर थी और वो चिंगारी आई, चर्बी वाले कारतूसों के रूप में। एक ऐसी चिंगारी जिसने सैनिकों के सब्र का बांध हमेशा के लिए तोड़ दिया। हुआ ये कि सेना में एक नई राइफल आई, एनफील्ड राइफल, और इसके कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले दांत से खींचकर खोलना पड़ता था। तभी एक अफवाह आग की तरह फैल गई कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अब सोचिए, ये हिंदू और मुसलमान दोनों ही सैनिकों के धर्म पर कितना बड़ा और सीधा हमला था। और इसी अपमान के खिलाफ सबसे पहली और सबसे बुलंद आवाज उठाई 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक जांबाज सिपाही ने, मंगल पांडे। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं। उन्होंने अकेले ही विद्रोह का पहला बिगुल फूंक दिया था। और इसके बाद तो घटनाएं इतनी तेजी से घटी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। 29 मार्च को मंगल पांडे ने हमला किया। 8 अप्रैल को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया और वो इस जंग के पहले शहीद बन गए। फिर ठीक 1 महीने बाद 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों ने उन कारतूसों को छूने से भी मना कर दिया, और अगले ही दिन 10 मई को उनके बाकी साथियों ने जेल तोड़कर उन्हें आजाद कराया और सीधा दिल्ली की ओर निकल पड़े। मेरठ से जो ये चिंगारी उठी थी ना, वो देखते ही देखते पूरे उत्तर और मध्य भारत में एक भयानक आग की तरह फैल गई। अब ये सिर्फ कुछ सिपाहियों का गुस्सा नहीं था, ये एक जन आंदोलन बन चुका था। विद्रोहियों का पहला निशाना था दिल्ली। उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया और जो बुजुर्ग मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उन्हें पूरे हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। ये एक बहुत बड़ा सांकेतिक कदम था। इसने इस विद्रोह को एक चेहरा दे दिया, एक राजनीतिक दिशा दे दी। और फिर तो जैसे हर कोने से इस विद्रोह के नायक सामने आने लगे।
कानपुर में नाना साहब ने मोर्चा संभाला, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कमान अपने हाथों में ली, बिहार में 80 साल के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, और झांसी में तो रानी लक्ष्मीबाई एक नया इतिहास लिख रही थीं। इन सभी ने अपने अपने इलाकों में आज़ादी के इस मशाल को जलाए रखा। और रानी लक्ष्मीबाई का वो नारा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये ब्रिटिश जुल्म के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान की आवाज़, पूरे हिंदुस्तान की हिम्मत का प्रतीक बन गया। शुरुआत में क्रांतिकारियों को जबरदस्त कामयाबी मिली, ये सच है, लेकिन इतना बड़ा ब्रिटिश साम्राज्य इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाला था। अंग्रेजों ने इसका जवाब दिया, और बहुत ही बेरहमी और जबरदस्त ताकत से दिया। देखिए, लड़ने वालों के साहस में कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो कई चीजों में पीछे रह गए। अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार थे, एक संगठित सेना थी और टेलीग्राफ जैसे कम्युनिकेशन के साधन थे। वहीं दूसरी तरफ क्रांतिकारियों के पास एक सेंट्रल लीडरशिप की कमी थी, और साथ ही कई बड़ी रियासतों और पढ़े लिखे तबके ने भी उनका साथ नहीं दिया, जो हार का एक बड़ा कारण बना। तो इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल तो दिया गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने भारत में ब्रिटिश राज का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसके जो नतीजे निकले वो बहुत दूर तक जाने वाले थे। सबसे बड़ा और सीधा बदलाव तो 1858 में आया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म। अब भारत पर सीधा लंदन से ब्रिटिश ताज का शासन हो गया। गवर्नर जनरल का पद बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया, जो सीधे महारानी का प्रतिनिधि होता था। और हां, सेना को भी पूरी तरह से बदल दिया गया, ताकि दोबारा कभी कोई सिपाही बगावत करने की हिम्मत न कर सके। तो चलिए, अब घूम फिर कर अपने उसी पहले सवाल पर वापस आते हैं। आखिर 1857 की ये घटना क्या थी? सिर्फ एक सिपाही विद्रोह या एक क्रांति? इतिहासकार इसे किस नज़र से देखते हैं? इस पर ना मोटे तौर पर दो तरह की राय है। कई ब्रिटिश इतिहासकार और सर सैयद अहमद खान जैसे कुछ भारतीय भी इसे सिर्फ एक सिपाही विद्रोह ही मानते हैं, जो कुछ सैनिकों तक ही सीमित था। वहीं दूसरी तरफ वीडी सावरकर जैसे राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, जो इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। हो सकता है कि सच्चाई इन दोनों के कहीं बीच में हो। भले ही यह विद्रोह फौजी तौर पर कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन इसने भारतीय लोगों के दिलों में एक नई चेतना जगा दी, एक राष्ट्रीय चेतना। ये पहली बार था जब राजा, नवाब, किसान, सैनिक सबने मिलकर एक विदेशी ताकत को चुनौती दी थी। यही वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर आज़ादी की बड़ी लड़ाई की नींव रखी। तो आज भी ये सवाल कायम है कि 1857 की ये गूंज हमारे लिए क्या मायने रखती है।